Hello student, today I am going to discuss part 1 of cell cycle and cell division. In this part we will discuss about the mitosis. First we will discuss about cell cycle, all those changes which occurs during the growth, cell growth and cell division are called cell cycle. तो सेल डिवीजन के वक्त सेल्स के अंदर जो ग्रोथ होता है या जो भी चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकंड इज माइटोटिक फेज। सबसे पहले हम इंटरफेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन टू द नेक्स्ट सेल डिवीजन। दो सेल डिवीजन के बीच में का जो गैप है उसको हम इंटरफेज कहते हैं। दिस स्टेज इज हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज of intense biosynthesis and energy phase in which cell prepares itself for the next cell division. That's why it is also known as preparatory phase. Interphase lasts for about 95% of the duration of cell cycle. तो इंटरफेज दो सेल डिवीजन के बीच का एक गैप है। ये हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है। यहाँ पर बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। डीएनए का रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है। इसी फेज़ में बहुत सारी एनर्जी फेज़ भी है, इसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है। इंटरफेज जो है लॉन्गेस्ट फेज है। टोटल सेल साइकिल का 95% ड्यूरेशन में इंटरफेज पाया जाता है। On the basis of synthetic activities, interphase is divided into three subphases. First one is the G1 or gap 1 of first growth phase. It is characterized by increase in cell size due to high rate of biosynthesis. तो ये एक ऐसा फेज है जिसको हम फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं। ग्रोथ फेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सेल साइज इंक्रीज होता है, सेल में ग्रोथ होती है और सेल में जो ग्रोथ होने की वजह है वो हाई रेट ऑफ बायोसिंथेसिस है। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट है पूलिंग ऑफ अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पर जो भी प्रोटीन फॉर्मेशन होगा उसके लिए अमीनो एसिड एक्यूमुलेट्स होता है उस सेल के अंदर। पूलिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए, क्योंकि नेक्स्ट फेज में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, बहुत सारे आरएनए सिंथेसिस भी होते हैं, इनके लिए न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत होती है। तो जी1 फेज़ में अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड ये इकट्ठे होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं सेल के अंदर, जिसकी वजह से सेल में ग्रोथ पाई जाती है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स टू अनजिप एंड सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है जो डीएनए को अनजिप करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। इन सारे एंजाइम्स का सिंथेसिस भी ग्रोथ फेज में जी1 फेज में ही होता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनएज, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन also takes place in this phase. So there is a lots of biomolecules are synthesized in this phase, and due to accumulation of these biomolecules in the cell, there is a growth is found in the cell size increases. That's why this phase is also known as first growth phase. Second phase of interphase is the S phase or synthetic phase. In this phase is characterized by DNA replication and synthesis of histone protein. Because DNA replicates, because a cell is going to divide, so DNA replicates, DNA makes its own copy. So two sister chromatids are formed in this stage. And these sister chromatids, they are joined at the centromere. Actually, if this is the chromatin fiber during the interphase, so during the S phase, this chromatin fiber is replicated and
a structure like this is formed. So these two are the sister chromatids. ये दो इनकी sister chromatids हैं. तो इस फेज़ में डीएनए रिप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए अपनी एक कॉपी और बनाता है, लेकिन ये कॉपी सेंट्रोमियर पर ये सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होते हैं और ये बाद की स्टेजेस में ये क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे. तो ये एक सिंथेटिक फेज़ है जिसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं. नेक्स्ट फेज़ इज़ द G2 और गैप second growth phase. It is characterized by increased nuclear volume. यहाँ पर मेनली जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है because of the synthesis of spindle protein. 3 types of RNase molecule are produced. Synthesis of ATP molecules, mitochondria and plastids are synthesized. DNA is repaired. So all these changes takes place during the second growth phase. Because of this, there is increase in the volume of the nucleus as well as size of the cell is also increased. Next phase of cell cycle is the mitotic phase. It is also called somatic cell division or equational division. दिस माइटोटिक फेज को सोमेटिक सेल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ सोमेटिक सेल्स में ही होता है. अब क्वेश्चन ये है कि सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं. सोमेटिक सेल्स बॉडी के जितने भी सेल्स हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स, मींस द गैमेट्स, जर्मिनल एपिथेलियम एंड गैमेट्स, इनको छोड़कर जितने भी बॉडी में सेल्स हैं ये सारे सोमेटिक सेल्स होते हैं. तो सोमेटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक होता है, इसीलिए इसको सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं. दूसरा, इस डिवीजन को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, सपोज इन ह्यूमन बीइंग पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम है, तो माइटोसिस के बाद जो 2 सेल्स बनेंगे इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन सेम, इसलिए इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन कहा जाता है क्योंकि number of chromosomes is kept constant in daughter cell. They are equal to those in parent cell. That's why known as equational cell division. Now the mitotic phase is consists of 2 phases. First one is the karyokinesis or the division of nucleus, and second is the cytokinesis or division of cytoplasm. First we will discuss about the karyokinesis. The first stage of karyokinesis is the prophase stage. It is a stage of longest duration. It is of 3 subphases. First phase is the early prophase. It is characterized by the formation of esters and condensation of chromatin, disappearance of centrospheres, development and elongation of microtubule between 2 centriole pairs. Centriole pairs start moving towards the opposite pole. Each centriole pair develops fine radiating protein microtubule called astral rays, forming star-shaped body called ester. अर्ली प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं. एस्टर फॉर्मेशन होता है अराउंड द सेंट्रियोल और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स होता है. इसके अलावा डिसअपीयरेंस ऑफ सेंट्रोस्फीयर्स और द डेवलपमेंट एंड एलोंगेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल बिटवीन सेंट्रियोल पेयर्स. यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है एक जिसमें centriole are present at right angle to each other. There are some microtubules are present. These microtubules are called astral rays. तो अर्ली प्रोफेज के वक्त
ये डिवाइड हो जाता है और इसके डिवाइड होने से सबसे पहले इसके चारों तरफ जो सेंट्रोस्फीयर है, ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, ये डिसअपियर हो जाती है और जो सेंट्रियोल्स हैं ये डिवाइड होकर दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाते हैं एंड दे डेवलप एस्टर्स. दीज आर द माइक्रोट्यूबुल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रियोल. ये सेंट्रियोल के चारों तरफ एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन होता है, सेंट्रोस्फीयर डिसअपियर हो जाता है, दिस मेम्ब्रेन इज द सेंट्रोस्फीयर, ये गायब हो जाती है. सेंट्रियोल दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. These are the two opposite pole. So these centriole they start moving towards the opposite pole. Next is the late prophase, nearly complete disappearance of Golgi bodies, endoplasmic reticulum and nuclear membrane and nucleolus takes place. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डॉटेड लाइन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शो की गई है, यानी दे आर ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड और दे स्टार्ट डिसअपियरिंग ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज. इसके अलावा इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट थे, गोल्जाई बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये भी डिसअपियर हो जाते हैं. फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स takes place. The changes occurs by loss of water, which is known as condensation. Progressive coiling of chromosome is known as spiralization. इंटरफेज में जो क्रोमोसोम्स हमने थ्रेड लाइक फाइबर्स हमने देखे थे, अब ये क्योंकि इनका कंडेंसेशन होता है और स्पाइरलाइजेशन होता है, तो दे आर कंडेंस्ड टू फॉर्म एंड एक्वायर्स ए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. तो ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर को एक्वायर कर लेते हैं एंड दे लुक लाइक क्रोमोसोम्स. सो दीज टू आर्म्स present on one side of the centromere are the sister chromatids, and these sister chromatids they are produced, as we have discussed, that during the S phase इस एक क्रोमोसोम की एक कॉपी और बन जाती है. तो ये these are the sister chromatids. तो लेट प्रोफेज में दो प्रोसेस होते हैं, कंडेंसेशन और स्पाइरलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम थिक और शॉर्ट हो जाता है. क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लीविंग ए क्लियर सेंट्रल एरिया. यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स किनारे पर बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं. बीच का जो ये पार्ट है, बीच का जो ये रीजन है, ये खाली रहता है. Formation of spindle. Two esters become antipodal in position and proteinaceous microtubule are formed between them, take the form of spindle. जब ये स्पिंडल फाइबर एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू करते हैं तो इनके बीच में ये एस्ट्रल रेज प्रेजेंट हैं. These are the astral rays. ये माइक्रोट्यूबुल ग्रो करते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं. These microtubules which are present between the two centrioles are known as spindle fibers. They are known as spindle fibers. Next phase is the metaphase. Spindle fibers moves into the region of formerly occupied by the nucleus.
स्पिंडल फाइबर्स आप देख रहे हैं ये उस रीजन में मूव करता है जहाँ पर पहले न्यूक्लियस प्रेजेंट था, अब उस जगह पर स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। स्पिंडल फाइबर्स एक्सटेंड टू द क्रोमोसोम एंड बिकम अटैच्ड टू देम एट देयर काइनेटोकोर्स। Each centromere is joined by two chromosomal fibers, one from each pole. At the equator of spindle, the chromosomes get arranged in the equatorial metaphase plate. The centromere are perhaps drawn to equator by equal pull of two chromosomal fibers that connect the sister kinetochore to the opposite poles. The process of drawing the chromosomes onto the equator of the spindle is known as congregation. देखिए यहाँ क्या क्या चेंजेस होते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सारे सेल ऑर्गेनेल कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि these centrioles are reached at the opposite pole, ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। इनसे निकलने वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं दे आर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स। सपोज ये क्रोमेटिड्स हैं और दिस इज द सेंट्रोमियर। यहाँ पर कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एंड टू दीज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स these spindle fibers are attached. तो यहाँ पर there are some disc-like structures are present, and to these disc-like structures, these spindle fibers are attached. जब ये स्पिंडल फाइबर इन काइनेटोकोर्स से अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के, then they are pulled and they move the chromosomes and arrange them at the equator. तो मेटाफेज की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो मेन फीचर है वो ये है कि क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेट और इक्वेटर ऑफ द सेल। Next stage is the anaphase stage. It is of shortest duration and is characterized by each chromosome splits so that two sister chromatids have their own centriole and daughter chromosomes are formed. Each daughter chromosome is formed from one chromatid. Proteinaceous interzonal fibers are formed between centromere of the daughter chromosomes. The daughter chromosomes move apart towards the opposite pole and may be V-shaped or J-shaped or rod-shaped. In moving chromosomes, centromere are ahead while the arms trail behind. एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर टेक्स प्लेस, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सेंट्रोमियर हैं दे आर ब्रेक अपार्ट। शुरू में मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमेटिड्स थे वो इस तरह से ये इक्वेटर पर अरेंज थे, ये इसका सेंट्रोमियर था, ये स्पिंडल फाइबर हैं जो काइनेटोकोर से अटैच हैं। जब इन सेंट्रोमियर में कॉन्ट्रैक्शन होता है देन दे पुल द टू क्रोमेटिड्स अपार्ट, ये एक दूसरे को दूर खींचते हैं जिसकी वजह से क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और ये क्रोमेटिड एक डॉटर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में इक्वेटर मूव करना शुरू कर देते हैं। जब ये मूव करते हैं तो सेंट्रोमियर आगे की तरफ होता है, यानी इसका डायरेक्शन सेंट्रियोल की तरफ होता है, और जो आर्म्स हैं दे आर ट्रेल बिहाइंड, ये पीछे की तरफ होते हैं। जब इस तरह से ये खींचे जाते हैं तो इनका जो शेप है वो वी शेप स्ट्रक्चर इनका हो जाता है। क्योंकि तो एनाफेज का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इस स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये क्रोमेटिड्स डॉटर क्रोमोसोम की फॉर्म में
पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब ये पोल की तरफ मूव करते हैं तो इन डॉटर क्रोमोसोम्स का जो शेप है वो वी शेप या जे शेप स्ट्रक्चर ये एक्वायर करते हैं। तो एनाफेज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनका जो शेप ऑफ क्रोमोसोम है ये वी शेप का होता है, और इस स्टेज में क्रोमोसोम्स मूव करते हैं टूवर्ड्स द सेंट्रियोल। Next is the telophase. It takes about 1 hour. It involves the changes which are opposite to prophase. जो चेंजेस प्रोफेज में हुई थी, या जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुई थी, क्रोमोसोम्स में स्पाइलाइजेशन कंडेंसेशन हुआ था, ये सारी जो चेंजेस हैं जो प्रोफेज में हुई थी अब वो रिवर्स हो जाती हैं टीलोफेज में। यहाँ क्या होता है, एट ईच पोल क्रोमोसोम्स आर सराउंडेड बाय ए न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, गोल्जाई बॉडीज ये दोबारा से बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स में डी कंडेंसेशन और डी स्पाइरलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से वो फिर से क्रोमेटिन का शेप एक्वायर कर लेते हैं। Spindle fibers and astral rays gradually disappear. Spindle fibers जो दो सेंट्रियोल के बीच में बने थे वो disappear हो जाते हैं। Centrioles at each pole are surrounded by centrosphere. प्रोफेज में सेंट्रोस्फीयर गायब हुई थी, टीलोफेज में ये दोबारा से बन जाती है टू फॉर्म द सेंट्रोसोम। अब यहाँ क्या क्या चेंजेज हुए हैं? पहला चेंज ये है कि जो क्रोमोसोम्स थे उनका डी कंडेंसेशन और डी स्पाइलाइजेशन होता है, यानी जो क्रोमोसोम्स इस शेप के थे अब वो वापस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, यानी क्रोमोसोम से क्रोमेटिन फाइबर्स बन जाते हैं। इन क्रोमेटिन फाइबर के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो जाती है, न्यूक्लियोलस रीडेवलप्ड हो जाता है। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, गोल्जाई बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोबारा से बन जाते हैं। सेंट्रियोल के बीच में जो स्पिंडल फाइबर थे ये डिसअपियर हो जाते हैं। सेंट्रियोल के चारों तरफ फिर से एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है जिसको हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, और ये सेंट्रियोल अब सेंट्रोसोम कहलाता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। जिसमें एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है। पूरे स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। यहाँ पे हम दोबारा से एक बार फिर से माइटोसिस की वो स्टेजेस देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है विच इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हियर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फाइबर आर प्रेजेंट एंड दे हैव सिस्टर क्रोमेटिड्स, but they are thread like. ये थ्रेड लाइक होते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम कहलाता है। इसके चारों तरफ जो माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट हैं ये इसको स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इन माइक्रोट्यूबुल्स को एस्टर्स कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। लेकिन प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडीज, न्यूक्लियोलस ये भी डिसअपियर हो जाते हैं। सेंट्रोसोम के चारों तरफ जो सेंट्रोस्फीयर है वो भी डिसअपियर हो जाती है और सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं।
क्रोमोजोम्स के अंदर कंडेंसेशन और स्पाइलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्रोमोजोम्स थिक और शॉर्ट हो जाते हैं और इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है ये मेटाफेज है। मेटाफेज में की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो ये है कि सेंट्रियोल आर रीच्ड एट द अपोजिट पोल, द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड हियर, दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रियोल के बीच में स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। These spindle fibers are attached to the kinetochore. These white colored dots are the kinetochore. ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम्स के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं एंड ड्यू टू आफ्टर अटैचमेंट ऑफ these chromosomes to the spindle fibers they are arranged at the equatorial plate. ये जो इक्वेटोरियल प्लेट है, इक्वेटर पर ये क्रोमोजोम्स अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज में एनाफेज स्टेज में ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन द स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमेटिड्स हैं दे आर पुल्ड अपार्ट विद सेपरेट सेंट्रोमियर। इनके पास अपना सेंट्रोमियर होता है और क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, और ये अपोजिट पोल की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। जब ये पोल की तरफ मूव करते हैं देन सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रोमियर सेंट्रियोल की तरफ होता है और जो क्रोमोजोमल आर्म है वो दे आर ट्रेल बिहाइंड, वो पीछे की तरफ होती हैं एंड दे एक्वायर ए वी शेप स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग द टीलोफेज में वो सारी स्टेजेस होती हैं, ये एक तरह की रिवर्सल ऑफ प्रोफेज है। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है। क्रोमोजोम्स में कंडेंसेशन और स्पाइलाइजेशन होता है, यहाँ पर डीकंडेंसेशन और डी स्पाइलाइजेशन होता है, यानी जो क्रोमोजोम्स हैं फिर से वो थ्रेड लाइक हो जाते हैं। इस तरह से ये थ्रेड लाइक हो जाते हैं। जो सेंट्रियोल है वो फिर से सेंट्रोजोम में कन्वर्ट हो जाता है, उनके चारों तरफ एक सेंट्रोस्फीयर बन जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टीलोफेज स्टेज में यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है, इसको हम सेल फर्रो कहते हैं। सेल फर्रो टेक्स प्लेस एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइटोकाइनेसिस। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है सेल मेम्ब्रेन में वो टीलोफेज स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है और ये कंप्लीट होता है नेक्स्ट स्टेज यानी साइटोकाइनेसिस में। नेक्स्ट फेज ऑफ द माइटोसिस इज द साइटोकाइनेसिस स्टार्ट at the metaphase, during which the cell organelles like mitochondria arrange themselves equally on either side of the equator. तो ये साइटोकाइनेसिस मेटाफेज स्टेज में ही डेवलप हो जाता है। एनिमल और प्लांट सेल में अलग तरह से साइटोकाइनेसिस होता है। इन एनिमल सेल there is a cell furrow formation takes place and in plant cell there is a cell plate formation takes place. एनिमल सेल में the cell is divided by furrowing, also called cleavage. In early anaphase stage, a mid-body of dense material appears at the middle of the still persisting spindle microtubules. Then the cell membrane develops a constriction which deepens centripetally and is called cell furrow. In telophase, a cell furrow deepens and finally divide the cell into two daughter cells which are about the half the volume of original mother cell. ये एनाफेज में ही यहाँ पर कुछ माइक्रोफिलामेंट जो प्रेजेंट होते हैं, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, इसकी एक रिंग प्रेजेंट होती है और इन जब एक्टिन और मायोसिन मायोफिलामेंट में जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन इन दीज मायोफिलामेंट यहाँ पर एक सेल फर्रो डेवलप होता है
और ये कॉन्स्ट्रिक्शन धीरे धीरे इन दोनों सेल को सेपरेट कर देता है। तो एनिमल सेल के अंदर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट, आफ्टर दैट द different element present in the microfilament, they contract, and due to contraction there is a cleavage of furrow developed in the middle of the cell, and this cleavage deepens centripetally and divide the cell into two equal halves. Plant cell. A plant cell, due to presence of a rigid cell wall, there is a rigid cell wall present, cannot undergo cytokinesis by cleavage furrow. एनिमल सेल की तरह इनके अंदर क्लीवेज फरो नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है और जिसकी वजह से यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन पॉसिबल नहीं होता है। प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होता है या साइटोकाइनेसिस होती है, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह से होती है। अब यह सेल प्लेट फॉर्मेशन कैसे होता है? यहाँ पर ड्यूरिंग द एनाफेज और अर्ली टीलोफेज स्टेज, स्मॉल वेसिकल्स फ्रॉम गोल्जाई एपरेटस और ईआर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल्जाई बॉडीज है, ये बहुत सारे स्मॉल वेसिकल्स बनाता है और ये स्मॉल वेसिकल्स दे आर लाइंड अप अक्रॉस द मिडल ऑफ द स्पिंडल, ये सेल के बीच में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। एट द सेंटर ऑफ द सेल दीज वेसिकल्स फ्यूज टुगेदर, ये एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से फ्यूज होकर बड़े वेसिकल्स बना देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं इसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। दिस सॉलिडिफाइज टू फॉर्म द सेल प्लेट, बाद में ये सॉलिडिफाई हो जाता है और ये सेल प्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। This cell plate is formed between the plasma membrane. The plasma membrane and cell plate grow peripherally till they meet the side walls of the cell. तो जो सेल प्लेट फॉर्मेशन है वो सेंटर से पेरिफेरल वॉल की तरफ होती है और लास्ट में they meet the side walls of the cell. The fully formed cell plate is called middle lamella, and later on this middle lamella the cell breaks into two halves at this middle lamella and two cells are formed due to cell plate formation in plant cell. Next is the significance of mitosis. It is an equational division through which identical daughter cells are produced having the same amount and types of genetic constitution at that of the parent cell. इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि क्योंकि ये एक इक्वेशनल सेल डिवीजन है तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होता है, यानी जो भी डॉटर सेल बनता है इट इज़ आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल। और ये इसको हम इससे उन ऑर्गेनिज्म में जिसमें माइटोसिस एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वहाँ पे क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो डॉटर सेल है और पेरेंट सेल वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। इस जाइगोट में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है जिससे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो में फर्दर डिफरेंशिएशन वगैरह होता है जिसकी वजह से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। It helps the cell in maintaining the proper size of the organism. Mitosis helps in restoring wear and tear in the body tissues. बॉडी में किसी भी तरह का डैमेज या लॉस पार्ट को दोबारा बनाने के लिए वहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है। इट इज़ द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम में ये एक
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होता है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एक माइटोटिक सेल डिवीजन की वजह से होता है। इफ माइटोसिस रिमेन अनचेक्ड, लेकिन कभी अगर माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो इस अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन की वजह से एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ बॉडी में होती है, जिसकी वजह से कैंसर या ट्यूमर फॉर्मेशन बॉडी में हो जाता है।